हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। क्या आपको पता है कि अगर रिटन स्टेटमेंट में आपने स्पेसिफिकली जो प्लेन का जो केस है, जो जिसने केस फाइल किया उसे केस को आप स्पेसिफिकली डिनाइड नहीं करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा। और जैसे ही वो फैक्ट एडमिटेड फैक्ट में आ जाता है, तो फिर प्लेंटिफ को उसका एविडेंस कराने की भी जरूरत नहीं होती है। जी हाँ, और वो ऑटोमेटिकली केसेस को जीत भी सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिटन स्टेटमेंट का आपके केस के जीतने या हारने में। और आज हम उसी केस के बारे में बात करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बताया है कि रिटन स्टेटमेंट को कैसे लिखना चाहिए, क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें होना चाहिए, अगर नहीं होते हैं तो कैसे उसका बेनिफिट प्लेंटिफ उठा सकता है अपने केसेस में। तो आज हम उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो पे। हम रिटन स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, हम सीपीसी के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है रिटन स्टेटमेंट को लेके हम उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट आया है इस उसके बारे में भी हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही में मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपको कोई भी तरह का रेडीमेड लीगल ड्राफ्ट चाहिए होता है, पिटिशन चाहिए होता है, तो आप मेरे वेबसाइट, अगर आप लॉयर हैं तो आप मेरे वेबसाइट फिनिक्स बे लीगल में जाकर ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो डब्ल्यूएस के ऊपर पे बेस है। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि रिटन स्टेटमेंट सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से क्या होता है। देखिए, रिटन स्टेटमेंट वो होता है जो एक डिफेंडेंट कोर्ट में फाइल करता है। जब प्लेंटिफ जो केस फाइल करता है उसे हम प्लेंटिफ बोलते हैं, वो उसने अपना केस बनाया, तो जिसके अगेंस्ट में उसने केस बनाया उसे डिफेंडेंट कहा जाता है। और डिफेंडेंट जो अपनी साइड की स्टोरी जो बताता है उसको हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। है। अब हम आते हैं सीपीसी के प्रोविजन के हिसाब से। सीपीसी के अगर हम प्रोविजन की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है कि एक रिटन स्टेटमेंट को किस तरीके से बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज होना बहुत जरूरी होता है, क्या क्या चीज नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियरली इसमें बताया गया है। तो सबसे पहला चीज हम उसमें बताने वाले हैं कि न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। देखिए, रिटन स्टेटमेंट जो होता है, अगर डिफरेंट को अपनी साइड की जो स्टोरी जो बतानी होती है, तो सबसे पहला होता है कि जो मैं भी अपने प्रैक्टिस के टाइम पे मैंने यूज किया था, वो ये कि अगर मैं डिफेंडेंट की तरफ से खड़ी हूँ तो सबसे पहले डिफेंडेंट का क्या केस है, डिफेंडेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस केस पे, उसका क्या स्थान है, उसका क्या फैक्ट्स ऑफ द केस है, वो हमेशा मैं पहले लिखती हूँ। स्पेसिफिकली अलग से पहले उसको लिखा जाता है। उसके बाद में डिनायल टू बी स्पेसिफिक, उसके बाद में हम पैरा वाइज जो प्लेंट या जो जिसने केस फाइल किया है उसका जो केस है, पैरा वाइज जो होता है ना, 1 2 3 पैरा वाइज हम उसको डिनाई करते हैं, डिनाई डिस्प्यूट करते हैं। अगर कोई एडमिटेड फैक्टर तो उसको हम पैरा वाइज एडमिट करते हैं। तो ये हुआ। जो चीज हमें रिटन स्टेटमेंट में कभी नहीं करना चाहिए वो होता है एक वेग तरह का स्टेटमेंट। वेग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि ना यहाँ, ना हाँ, ना ही ना। जिस तरह का जो स्टेटमेंट जब हो जाता है, मतलब आप एक पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हो, या तो बोलो कि आप उसको नहीं मानते हो, है ना, या तो आप बोलो कि उसको आप मानते हो। लेकिन अगर आप बीच में आ जाते हो कि ऐसे स्टोरी बताते हो जिसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप उसमें बोलना क्या चाहते हो, मतलब उस सवाल का जो आपको पता है कि अगर सवाल का जवाब मैं हाँ में दे दूंगा तो मुझे नुकसान होगा, नहीं दूंगा तो झूठ झूठ होगा और आगे पकड़ा जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं लोग, उसको अधिकतर वो इवेसिव आंसर बोल देते हैं, मतलब ना इधर का ना उधर का, जिसको जो समझना है वो समझे उस टाइप को जवाब देते हैं। वो बहुत खतरनाक होता है, वैसा काम बिल्कुल नहीं करना होता है अपने रिटन स्टेटमेंट में। स्पेसिफिक डिनायल, यहाँ जो स्पेसिफिक डिनायल की जो बात कही है, ये आपका ऑर्डर 5 रूल 1 2 एंड 3 में बहुत क्लियरली बोला गया है। जो अपना जो सीपीसी है उसके तहत में, कि आपको स्पेसिफिक डिनायल करना है। मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। 5 order 5 rule 1 सब clause 1 ने बोला कि every allegation of the fact in the plaint, if not denied specifically or by necessary implication or stated to be not admitted in the pleading of the defendant, shall be taken to be admitted except as against the person with disability। क्यों आपको स्पेसिफिकली डिनाई करना है? अगर आपने उस बात को डिनाई नहीं किया है, डिनाई का मतलब आपने बोला नहीं ऐसा नहीं हुआ है, तो ये माना जाएगा कि आप उस बात को, उस एलिगेशन को, जो भी उन्होंने फैक्ट्स बोला उसको आप मानते हो। फॉर एग्जाम्पल, प्लेंट में प्लेंटिफ ने बोला कि डिफेंडेंट ने मेरे से 50,000 रुपया लिया है, तो आपको पैराग्राफ 1 में लिखना होगा बहुत क्लियरली कि आई डिनाइड एंड डिस्प्यूट दिस स्टेटमेंट। बहुत क्लियर, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ये माना जाएगा आप कुछ नहीं लिख रहे हो उस जगह पे। आप बोले, आप खाली ये लिख रहे हो कि द स्टेटमेंट मेड बाय द प्लेंटिफ, ही नीड्स टू प्रूव दैट पॉइंट। अगर आप ये लिख रहे हो, मतलब एक स्पेसिफिकली डिनाइड नहीं करते हो, तो कोर्ट ये मानेगा कि आप बात को एडमिट कर रहे हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा,
हम आते हैं रूल 2 सब क्लॉज 2 में, where the defendant has not filing a pleading, it shall be lawful for the court to pronounce judgment on the basis of the fact contained in the plaint, except as against a person under a disability, but the court may discretion require any such fact to be proved. दूसरा चीज, आपने अपना रिटन स्टेटमेंट ही नहीं डाला है, उस स्थिति में क्या होगा, कोर्ट को कोई जरूरत ही नहीं रहेगा आपकी बात को सुनने का। फिर आपको अपने देखिए, आप अपनी बात बता रहे हो ना केस में कि आपका तरफ का क्या स्टोरी है। अगर आप वो लिख के नहीं दे रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, तो आप प्लेंटिफ जो है वो ऑटोमेटिकली जीत जाता है केस। और कोर्ट का भी फिर फर्ज बच जाता है कि अगर डिफेंडेंट ने अपना रिटन स्टेटमेंट नहीं डाला है या ठीक से नहीं डाला है, तो प्लेंटिफ को वो केस जिता सकते हैं, उसमें उस पे जा सकते हैं। इसलिए स्पेसिफिक डिनाई होना बहुत जरूरी है। सही तरीके से आपको मानना है या नहीं मानना है, ये एकदम क्लियर कट साफ साफ शब्दों में आपको लिखना जरूरी होता है, पैरावाइज। Whether a judgment is pronounced under this degree shall be drawn up in accordance with such judgment, and such degree shall bear the date on which the judgment was pronounced। ये उस स्थिति में होती है जहाँ पे डिफेंडेंट ने अपना रिटन स्टेटमेंट नहीं फाइल किया होता है। ऐसी ऐसी स्थिति में जो जज साहब होते हैं, उनके पास पावर होता है कि वो सीधा का सीधा जो प्लेंटिफ है उसको केस जिता के डिग्री कर सकते हैं, और डिग्री में उनको डेट वगैरह देना होता है। अब हम आ जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में जो बहुत ही लेटेस्ट दिया गया, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो मैंने जो सीपीसी का आपको जो पढ़ के सुनाया था, वो बहुत ही स्पेसिफिक करके बोला है। तो कौन सा केस है? वो केस है सिविल अपील नंबर 8935 ऑफ 2011। पार्टी का नाम है तंगम एंड अनदर्स वर्सेस नवामणि अमल, जो ये रिस्पोंडेंट है। अब इस पे जो केस जो है, जो फैक्ट्स ऑफ द केस उसका ये बनता है, द प्लेंटिव रिस्पोंडेंट फाइल a suit seeking declaration and injunction before the trial court against the appellant defendant. The plaintiff contended that the suit property was being bequeathed to her through a registered will. Therefore, the defendant has no right to claim title over the property. प्लेंटिफ ये केस फाइल करके बोलता है कि जो भी प्रॉपर्टी है उसका डिक्लेरेशन उसे दिया जाए, क्योंकि उसको ये प्रॉपर्टी का हक एक विल में मिला है। ये प्लेंटिफ का केस है, ठीक है। However, the defendant claimed that the testator of the will was not in a good health condition to understand and comprehend the contents of the will. Therefore, the claim of the plaintiff over the suit property couldn't survive. जबकि डिफेंडेंट ने इस पे बोला है, डिफेंडेंट ये बोल रहा है कि जो जो टेस्टेटर है जिसने अपना विल लिखा है, उसका दिमागी और शारीरिक रूप से उसका सही नहीं था, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसने विल को लिखा है। अब आपको समझ में आया ये इवेसिव वर्ड जो मैंने यूज किया था, ना यहाँ ना वहां की जो बात हुई है, ये स्टेटमेंट से क्लियर होता है। यहाँ ना उन्होंने विल को माना है, ना ही विल को डिनाई किया है ना। Further, a written statement filed by the appellant defendant made no specific denial to the claim made by the respondent plaintiff, and neither paragraph reply was given by the appellant defendant to the allegation levied in the plaint. उसके बाद उन्होंने अपना रिटन स्टेटमेंट जो फाइल करा उस पर बिल्कुल भी सही तरीके से ना डिनाई किया, ना ही पैरावाइज उन्होंने आंसर दिया है कोई भी स्टेटमेंट का जो प्लेंटिफ ने डाला है। The trial court decreed that suit in favor of the respondent plaintiff. However, the first appellant court decided in favor of the appellant defendant. द ट्रायल कोर्ट में वो हार गए थे, मतलब जो प्लेंटिफ था तो हार गया था, लेकिन जब इस पे आया, फर्स्ट अपील पे आया, तब प्लेंटिफ वापस केस जीत गए थे। उसके बाद ये बात सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा इस केस में? द सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर करा, जो मैं पढ़ के सुनाती थी। एट द ऑनसेट आफ्टर परसुइंग द एविडेंस प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ विटनेसेस टेस्टिमोनीज, द कोर्ट नोटेड दैट देयर वाज नो inconsistency in the statement made by the will attesting witness and scribe of the will. Therefore, it can be said that the testator was not in a position to make a will. इन्होंने विल के बारे में बोला है कि विल को बहुत अच्छी तरीके से प्रूव कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम द अफर्सड ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक पैरावाइज रिप्लाई टू द एलिगेशन ऑफ द प्लेंट। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब भी आप केस बनाओ, रिटन स्टेटमेंट आप बनाओ, तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो प्लेंट होता है उसका पैरावाइज स्पेसिफिकली आपको उसके एलिगेशन जो भी दिया है प्लेंट में, उसको या तो आपको एडमिट करना है या तो आपको डिनाई करना है। अगर आप कोई स्पेसिफिक एडमिशन नहीं कर रहे हैं या डिनाई नहीं कर रहे हैं, तो इसके बाद माना जाएगा कि प्लेंटिफ ने जो बात बोला है वो उस बात को मान लिया जाएगा। A pursuant of the plain file with the respondent so that it contained 10 paragraph beside the prayer। इस केस में जो प्लेंट फाइल हुआ था उसमें 10 पैराग्राफ थे, ठीक है। इन द रिटन स्टेटमेंट फाइल बाय द appellant, नो स्पेसिफिक पैरावाइज रिप्लाई वाज गिवन। जबकि जो डिफेंडेंट ने अपना जो रिटन स्टेटमेंट डाला उस पर कोई भी पैरावाइज उसने रिप्लाई नहीं डाला। इट वाज द ओन स्टोरी ऑफ द रिस्पोंडेंट कंटेनिंग 15 पैराग्राफ बिसाइड द प्रेयर इन पैरा 16। तो जो रिटन स्टेटमेंट बनाया था उसमें खाली उसने अपना अपना ही जो स्टोरी था खाली वो डाला, कोई पैरावाइज डिनायल नहीं किया, और खाली प्रेयर पोर्शन विद डिस्पोजल ऑफ द प्लेन का पैराग्राफ 16 में डाला।
एलिगेशन मेड इन द प्लेन शेल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड इफ नॉट डिनाइड। ये बहुत क्लियर कर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अगर आपने रिटन स्टेटमेंट में डिनाई स्पेसिफिकली नहीं किया गया है तो जो प्लेंट में जो बात बोला है उसको सही मान लिया जाएगा। समझिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर बात को सही मान दिया जाएगा तो उसका एविडेंस कराने की भी फिर जरूरत नहीं हो जाती, वो एडमिशन में आ जाता है। द रिकॉर्ड सेज ऑर्डर 8 रूल 3 एंड 6 जो मैंने आपको भी पढ़ के सुना दिया था। ऑर्डर 8 रूल 3 एंड 5 सीपीसी क्लियरली प्रोवाइड्स फॉर स्पेसिफिक एडमिशन एंड डिनायल ऑफ द प्लीडिंग इन द प्लेन। जो मैंने आपको सीपीसी जो बहुत क्लियरली पढ़ के आपको बताया था, जिससे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर डिफेंडेंट स्पेसिफिक डिनाई नहीं करता है पैरावाइज, तो प्लेंट जो अपना केस जो माना उसको माना जाएगा, और जहाँ पे एडमिशन हो जाता है वहाँ पे फिर एविडेंस भी करवाने की जरूरत नहीं होती है। तो आई होप बस आपको बहुत अच्छा लगा आज का मेरा ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।